से एक सवाल आना, ठीक, IAS 16 में से एक सवाल कंफर्म, ठीक। और सवाल कौन सा वाला है जिसमें आपने पूरे का पूरा डिस्क्लोजर बनाना होगा, यही सवाल आएगा। सवाल मैंने आप देखें आपको बता दिए, ठीक हो गया। अब हमारे पास IAS 16 को अगर हम सम अप करें, IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड क्या बताता है जनाब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में। कहता है जनाब कि ये एसेट फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक। क्या कहता है? कहता है टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स, टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स, ठीक हो गया। क्या किस लिए है जी? हेल्ड बाय एन एंटिटी फॉर द पर्पस ऑफ टेंजिबल नॉन करंट एसेट फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। नंबर 3, distribution of goods। Number 4, administrative purposes। Number 5, for rental to others। अब आप देखें आपने 40 भी पढ़ लिया हुआ, आज हम उसको भी अगर यहाँ पर साथ में लाएं तो उसमें भी ये लाइन आती है, टू अर्न द रेंटल्स। उसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग। तो वो कहता है जनाब ऐसी लैंड एंड बिल्डिंग जो आपने रेंट अर्न करने के लिए है, वो भी IAS 40 में है, लेकिन वहाँ पे हमने कहा कि वो प्रॉपर्टी होगी जो बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेशन में यूज नहीं हो रही होगी। यहाँ पर हम जब कहते हैं फॉर रेंटल टू अदर्स, तो रेंट अर्न करना बिजनेस का नॉर्मल ऑपरेटिंग ऑपरेशन होगा। मतलब हम एक रियल एस्टेट कंपनी की बात कर रहे हैं, एक रियल एस्टेट बिजनेस की बात कर रहे हैं, जिसके रेवेन्यूज कहाँ से आ रहे हैं? मेन रेंट से। तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी होगी लैंड एंड बिल्डिंग, वो किस में फॉल कर जाएगी? IAS 16 में फॉल करेगी। तो सबसे पहले हमें ये पता चलता है कि जनाब IAS 16 की एप्लीकेशन किस पे होगी? उन एसेट्स पे जो एंटिटी ने किस लिए रखे हैं? टू सपोर्ट देयर मेन बिजनेस ऑपरेशन, जो उसके बिजनेस ऑपरेशन मेन बिजनेस ऑपरेशन है उनको सपोर्ट करने के लिए जो टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और यही IAS 16 का क्या है? टॉपिक, इसी को डिस्कस कर। अच्छा, अब जब हम यहाँ से आगे निकलते हैं तो स्टैंडर्ड में सबसे पहले हमें पता चलता है जनाब रिकग्निशन क्राइटेरिया, रिकग्निशन कि एक बिजनेस अपनी बुक्स में इसको किस वक्त बुक कर लेगा, एंट्री पास कर लेगा, एज एन एसेट रिकग्नाइज कर लेगा, रिकॉर्ड कर लेगा, उसे हम कहते हैं रिकग्निशन क्राइटेरिया। तो स्टैंडर्ड में बताता है जनाब इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, when it is probable that economic benefits will flow to the entity. When it is probable that economic benefits will flow to the entity and cost can be measured, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड। ये 2 कंडीशन जब पूरी हो जाए तो हम कहते हैं जी एक एंटिटी या बिजनेस जो है अपनी बुक्स में एक गिवन एसेट को एज ए टेंजिबल नॉन करंट एसेट रिकॉर्ड कर ले। कोई भी एसेट का अगर हम स्टैंडर्ड पढ़ेंगे उसमें रिकग्निशन क्राइटेरिया हमने देखा कि ये 2 लाइन नहीं, किसी भी चीज को बिजनेस की बुक्स में एसेट रिकग्नाइज करने के लिए इन 2 लाइंस का पूरा होना जरूरी। अगर ये 2 लाइंस पूरी नहीं होंगी तो आप बिजनेस की बुक्स में उसको उस पर्टिकुलर रिसोर्स को एसेट डिक्लेयर नहीं कर सकते बिजनेस का। सिंपल, ये हमेशा याद रखना, ये जनरली एप्लीकेबल। इसके आगे चलते हैं जनाब, हमारे पास हेडिंग आती है इनिशियल मेजरमेंट। इनिशियल मेजरमेंट
स्टैंड कहता जी आप पीपी को इनिशियली किस पे मेजर करेंगे, तो हमें पता चला जनाब इट शुड बी द कॉस्ट, इट शुड बी द कॉस्ट। अब कॉस्ट क्या होती है, तो हमें बताया गया जी कॉस्ट इज द परचेज प्राइस, नंबर 1 परचेज प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट कर, अगर कोई है तो परचेज प्राइस माइनस यानी कि नेट परचेज प्राइस आपने ले, ठीक। फिर उसके बाद हमें बताया गया ना प्लस कैरेज इन, कैरेज इन अगर है तो वो ऐड करते। तो मैंने उस वक्त आपको बताया कैरेज इन जब एंटिटी इनकर करेगी तो डबल एंट्री क्या करती है, कैरेज टू कैश। फिर हम उसको कैपिटलाइज करते हैं, पीपी टू कैरेज। जब हम कैरेज को इन करते हैं इसका मतलब है ये जो कैरेज है ये भी इन 2 लाइंस को मीट करता है कि ये जो आपने एसेट को फैक्ट्री तक लाने में जो कैरेज दिया है इसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी आपको इस एसेट के साथ तक, जब तक आप ये यूज कर रहे हैं इस कैरेज की पेमेंट के बेनिफिट भी उतने साल ही आने वाले हैं आपको, इसलिए हम उसको उसके साथ क्लब कर देते, ठीक। कैरेज इन कि यार ये जो 5,000 किराया दिया हमने, एसेट परचेज किया 5 लाख रुपए का, इसमें 5,000 का किराया लगा, तो इस 5,000 के बेनिफिट भी जब तक हम ये एसेट यूज कर रहे हैं मेन उस वक्त तक आते रहेंगे, तो हम कहते हैं ये भी इसमें ऐड कर दे, कैरेज इन, ठीक। फिर तो हमने कहा जी एक लंबी लिस्ट है, नंबर 3 तो हमने कहा जी नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। फिर हमने कहा जी प्रोफेशनल फीस, कंसल्टेंसी, कोई आपने एसेट इस तरह का ले लिया। फिर जनाब हमारे पास आ गया जनाब नेट टेस्टिंग कॉस्ट। नेट टेस्टिंग कॉस्ट से क्या मुराद है, तो हमने कहा जनाब अगर हम एसेट को टेस्ट करते हैं और उसकी जो प्रोडक्शन है वो बिक जाती है तो उसकी जो वैल्यू है कॉस्ट में से माइनस करके जो नेट बचेगी वो हमने ऐड करना। अब इस कॉन्सेप्ट को देखें, अभी आपने बोरिंग कॉस्ट पढ़ लिया, साथ ही पढ़े थे, तो अगर आप इसके साथ रिलेट करें कि जो इंटरेस्ट है और माइनस इंटरेस्ट अर्न हम माइनस करके करते हैं, बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट बनता है यहाँ कि अगर आपकी टेस्टिंग कॉस्ट इनकर करते हैं आप, लेकिन उसी चीज़ को जो आपने टेस्टिंग में बनाई है उसको बेच कर अगर कोई पैसे आते हैं तो कॉस्ट में से वो पैसे माइनस करके जो बाकी बचता है वो कैपिटलाइज कर लो। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो भी आप बोरिंग कॉस्ट में कर रहे हैं कि फंड का जो ओवरऑल इंटरेस्ट एक्सपेंस है अगर उन्हीं फंड्स पे आपने इनकम भी अर्न किया है तो इंटरेस्ट में से वो इनकम माइनस करके जो बाकी बचता है वो कैपिटलाइज कर ले। द सेम इज है नेट टेस्टिंग कॉस्ट। आज हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं बोरिंग कॉस्ट, कैसे है ना, एलिजिबल बोरिंग कॉस्ट, कमेंसमेंट से लेकर अप टू द कंप्लीशन सीजेशन, ठीक हो गया जनाब। तो बोरिंग कॉस्ट भी लिख सकते हैं। फिर जनाब इसमें हमने एक खास चीज डिस्कस की और वो थी डिसमेंटलिंग कॉस्ट। डिसमेंटलिंग कॉस्ट के बारे में हमने कहा ये क्या करते हैं, तो हमने कहा जनाब ये फ्यूचर कॉस्ट है जो कि उस वक्त जब आप एसेट को डिसमेंटल करेंगे, यानी कि आज आपने उसको इंस्टॉल किया है किसी जगह पर, तो आने वाले सालों में 5 साल बाद जब आप एसेट यूज कर लेंगे तो आप इसको खत्म करेंगे, डिसमेंटलिंग करेंगे उसकी, या उस जगह को रीस्टोर करेंगे, तो उसको हम यहाँ डिसमेंटलिंग कॉस्ट कह रहे होते हैं, यहाँ हम इसको रेस्टोरेशन कॉस्ट कह रहे हैं। ये भी फ्यूचर में इनकर होनी होती है, लेकिन IAS 16 ये कहता है कि अगर आपके एसेट की नेचर ऐसी है कि विच रिक्वायर्स डिसमेंटलिंग और रेस्टोरेशन एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, तो वो जो फ्यूचर कॉस्ट है वो आज ही एसेट की कॉस्ट में आपने क्या कर देनी है, ऐड कर देनी, ठीक। तो डिसमेंटलिंग कॉस्ट के बारे में हमने कहा जनाब यहां से अगर हम निकालें डिसमेंटलिंग कॉस्ट तो इसकी एंट्री हमने क्या की जनाब, तो हमने कहा जी इसकी एंट्री है एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। अब ये क्या है जनाब, तो हमने कहा जी ये लायबिलिटी टू प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट, PPE डेबिट, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्रेडिट। ये क्या है, ये रिकग्निशन ऑफ अ लायबिलिटी, क्या आपने लायबिलिटी रिकग्नाइज कर ली है, क्योंकि हमारे ऊपर जैसे ही आपने एसेट इंस्टॉल किया है हमारी एक फ्यूचर लायबिलिटी जो है वो क्रिएट कर गई, तो उसको हमने क्या कर लिया है, रिकग्नाइज कर ली, ठीक। और जब हमने इसको ये एंट्री कर ली तो आपको याद होगा फिर मैंने कहा था कि जैसे जैसे टाइम पीरियड गुजरेगा ये लायबिलिटी क्या होगी, ये इंक्रीज करेगी इन इट्स वैल्यू, जिसको हमने क्या कहा था, ये क्या होता है, अनवाइंडिंग ऑफ द लायबिलिटी।
इसमें क्या होगा, तो हमने कहा जी ड्यू टू द पासिंग ऑफ टाइम इसकी वैल्यू में क्या आएगा, इंक्रीज आएगा। जैसे हम कहे जी हमने एक एसेट डिसमेंटल करना है तो उस पर 1 लाख रुपया लगेगा 5 साल बाद और डिस्काउंट रेट है 10%, तो 5 साल बाद लगेगा, तो इसकी अगर हम प्रेजेंट वैल्यू निकालें तो हम कहते हैं 100,000 इंटू 1/1 प्लस आर पावर 5। QM में आपने जो कैलकुलेटर भी कर लिया था पास आपने, उसमें था ये 1 लाख, जरा 1/1 प्लस आर, आर मीन डिस्काउंट रेट 1.1 पावर 5, सॉल्व करें तो क्या आता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी कोई 60,000 रुपये आ जाता है, हमें इतना जरूर पता है कि कम आएगा, काम ही कर लेते, 60,000 आ गए, ठीक। अब आपने एंट्री क्या की है 60,000, ये किस वक्त हुई है, एट द टाइम ऑफ इनिशियल मेजरमेंट। अब आप एसेट यूज करना शुरू कर देंगे, 1 साल, 1 अकाउंटिंग ईयर गुजर गया, एसेट डेप्रिसिएट होगा अपनी जगह पे, जो कि होना है उसने। लेकिन ये जो लायबिलिटी है, ये जो पहले एट द टाइम ऑफ इनिशियल रिकॉग्निशन 5 साल बाद होनी थी, अब ये 4 साल बाद है। सो ड्यू टू द पासिंग ऑफ टाइम इसकी प्रेजेंट वैल्यू में इंक्रीज आएगा, क्योंकि पहले आपका n जो है वो 5 है, 1 साल बाद n कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। वो जो इंक्रीज इन प्रेजेंट वैल्यू है उसको हम क्या कहते हैं, अनवाइंडिंग। और उसकी एंट्री हमने क्या की, हमने कहा जी इंटरेस्ट टू प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। ये जनाब फॉर एग्जांपल 10% है तो ये कितना आ जाएगा 6,000। अगले साल 66,000 का 10% लेंगे, सो इट विल गोज ऑन, और 5वें साल के एंड पे ये एग्जैक्ट 1 लाख के ऊपर होगी, ठीक। इसका मतलब है कि 40,000 जो है वो हमने कैपिटलाइज नहीं किया, उसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू राइट ऑफ किया है, और 60,000 को डेप्रिसिएशन के साथ P&L में से राइट ऑफ किया, तो पूरा 1 लाख एक्सपेंस आउट होगा ओवर द ईयर ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। और किस कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पे देखा, एक्टिव मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये डिसमेंटलिंग कॉस्ट आल दो 5 साल बाद इनकर होगी, लेकिन ये एक्सपेंस उन सालों का है जिन सालों में हम एसेट को यूज करेंगे, तो ये उन सालों को चार्ज होना चाहिए। तो हमने कहा जी ये कैसे होगा, तो हमने कहा एक तो इसको कैपिटलाइज करें प्रेजेंट वैल्यू पे, तो वो एसेट की कॉस्ट में आ जाएगा, फिर जैसे जैसे एसेट डेप्रिसिएट होगा वो P&L में से निकल जाएगी। और दूसरा इसकी अनवाइंडिंग रिकॉर्ड करें एज ए फाइनेंस कॉस्ट, तो वो भी P&L में चली जाएगी। सो पूरा 1 लाख जो है वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज कर दिए। तो इनिशियल मेजरमेंट में आपने याद रखना था वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या है, दिस इज द डिसमेंटलिंग कॉस्ट, ठीक। ले जाओ, इसके बाद हम स्टैंडर्ड में आगे निकलते हैं, तो हमें जो कुछ एक्सेप्शंस मिलती हैं आपको याद हो, तो हमने कहा था जनाब इसमें सबसे पहले हमारे पास है कॉम्प्लेक्स एसेट्स। कॉम्प्लेक्स एसेट्स क्या होते हैं, तो हमने कहा जी ऐसे एसेट्स जिनके मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं और उनकी यूजफुल लाइफ एक दूसरे से डिफरेंट, ठीक, और उनका बेनिफिट देने का पैटर्न एक दूसरे से मुख्तलिफ, तब कहते हैं ये कॉम्प्लेक्स एसेट्स। तो कॉम्प्लेक्स एसेट्स के बारे में हमने क्या कहा था, क्या करना हमने इसको, तो हमें कहा था इसका ट्रीटमेंट क्या, तो हमने कहा था इन सबको सारे कंपोनेंट्स को अलग-अलग कैपिटलाइज करना, कैपिटलाइज ऑल द कंपोनेंट्स सेपरेटली। Capitalize the components separately. Complex assets. फिर जनाब इसके आगे चलते हैं तो हमारे पास हेडिंग आती है subsequent expenditure. Subsequent expenditure में हमने कहा जनाब एक तो बड़ी सादा सी स्टोरी है, और वो क्या है जनाब, अगर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर से एसेट की बेनिफिट देने की कैपेसिटी बढ़ जाए तो कैपिटलाइज, अगर जनाब मेंटेन रहेगी तो राइट। सिंपल जनरल रूल ये बना दिया, ठीक। फिर हमने कहा जनाब इसमें 1-2 स्टोरी हैं यहाँ पे, हैं जी, जिसमें जो मेन स्टोरी थी वो थी मेजर ओवरऑल कॉस्ट। मेजर ओवरऑल कॉस्ट यानी एक्सेप्शन है इसमें, और वो क्या है, मेजर ओवरऑल कॉस्ट। क्या करना था इसको, मेजर ओवरऑल कॉस्ट क्या करना था हमने इसको, कहता इफ एन एसेट रिक्वायर्स अ मेजर ओवरऑल आफ्टर रेगुलर इंटरवल,
ठीक। तो आपने जो मेजर ओवरऑल कॉस्ट का कंपोनेंट है इसको अलग से रखना, यू हैव टू कीप इट सेपरेटली, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें जी हमने एक एसेट खरीदा, प्रैक्टिस, ठीक, हमने एक एसेट खरीदा कितने का, 1 लाख रुपए का या 100 मिलियन का, 1 लाख का खरीदा और हमें पता चला जनाब के हर 3 साल बाद इस पर 9,000 की जो है वो ओवरऑलिंग आएगी। तो आज 0 ईयर में जब हम उसको कैपिटलाइज करेंगे एट द स्टार्ट, ये फिर पहले साल का एंड आ गया, तो स्टैंडर्ड ये कहता है आप 1 लाख पे अगर एसेट को कैपिटलाइज करेंगे तो अब ये गलत हो जाएगा। आपने इस 1 लाख में से 9,000 सेपरेटली कैपिटलाइज करना है और 91,000 सेपरेटली कैपिटलाइज करना, यानी कि मेजर ओवरऑल कॉस्ट का कंपोनेंट जो है उसको स्प्लिट कर लेना है किसी वक्त एट द टाइम ऑफ इनिशियल रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट। और जैसे इसका मतलब है करेक्ट क्या बनेगा, 91,000 एंड 9,000। ये भी कॉम्प्लेक्स एसेट की तरह ट्रीट हो गया। अब 91,000 जो है ये एसेट की यूजफुल लाइफ फॉर एग्जांपल 10 साल है, ये उस पर डेप्रिसिएट होगा, ये 3 साल बाद ओवरऑलिंग है, इसका मतलब ये हर साल 3,000 की अमोर्टाइजेशन बनेगी इसकी। इसको आपने क्या कर लेना है, सेपरेटली रिकॉग्नाइज करना है। अगर आपके पेपर में लिखा है कि एसेट रिक्वायर अ मेजर ओवरऑल एट द आफ्टर द रेगुलर इंटरवल, तो वो आपको बता देगा कि इट इज एस्टिमेटेड दैट इट विल रिक्वायर फला अमाउंट ऑफ ओवरऑल आफ्टर 4 और 5 ईयर। आपने वही एस्टिमेशन को जो अमाउंट है उसको इनिशियल कॉस्ट में से क्या कर लेना है, स्प्लिट कर लेना, उसके अंदर ऐड नहीं करना, उसमें से माइनस कर लेना, ये याद रखना है, ठीक। तो ये एक खास बात है, हो सकता है पेपर में आ जाए कल वाले है जी। तो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर हम बात क्या कर रहे हैं जनाब, कैपिटलाइज कर देंगे हम, ठीक। इसके बाद दूसरी थी एक्सचेंज ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट सब्सिक्वेंट। क्या आप एक एग्जिस्टिंग एसेट के किसी कंपोनेंट को रिप्लेस कर लेते हैं, तो क्या कहा था जी हमने क्या करना है, तो हमने कहा था जनाब जो एग्जिस्टिंग कंपोनेंट है वो डी रिकॉग्नाइज हो जाएगा और जो नया कंपोनेंट है वो, ये एक स्टोरी इसके अंदर थी। इसमें जनाब आगे चलते हैं हमारे पास, तो हमारे पास आता है जनाब क्या, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट एंड दैट इज द मेन स्टोरी है। इसमें पहला मॉडल क्या है, कॉस्ट मॉडल। कॉस्ट मॉडल क्या कहता है जनाब, आप क्या करें जी, एसेट को मेजर करेंगे हम किस पे, कैरिंग वैल्यू पे, एंड कैरिंग वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस accumulated depreciation माइनस accumulated impairment loss। हमने कहा जी ये है जी हमारे पास कॉस्ट मॉडल पे कैरिंग वैल्यू, ठीक। अब कॉस्ट क्या है जनाब, तो वो कहा जी हमने ये जो इनिशियल मेजरमेंट पे मेजर की वही कॉस्ट माइनस accumulated depreciation। अब ये क्या है जनाब, तो हमने कहा जनाब इसमें एक्चुअली वर्ड जो है वो क्या है, वो डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होती है, तो हमने कहा जी डेप्रिसिएशन इज एन एलोकेशन ऑफ द depreciable amount of an asset over its useful life। Depreciation is an allocation of depreciable amount of an asset over its useful life। यूजफुल लाइफ ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक। अब इसमें जब आपने कहा जनाब ये एलोकेशन से मुराद क्या है, मेथड, स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग बैलेंस, सम ऑफ डिजिट, यूनिट मेथड, एनीथिंग, कोई भी हो सकता है, लेकिन कौन सा मेथड होना चाहिए जो एसेट की बेनिफिट देने की जो पैटर्न है उसको रिफ्लेक्ट करता हो, यानी कि मैचिंग आपने यहाँ पे भी रखनी है। क्या आप अवेलेबल मेथड में से कौन सा मेथड चूज करेंगे जो एसेट के बेनिफिट देने का जो पैटर्न है उसको रिफ्लेक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा बिल्डिंग डेप्रिसिएट करेंगे तो हम कहते हैं बिल्डिंग के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड इज अप्रोप्रिएट मेथड,
लेकिन अगर आप कोई मशीनरी या कंप्यूटर्स वगैरह की डेप्रिसिएशन निकालना चाह रहे हैं तो फिर हम कहते हैं रिड्यूसिंग इज मोर अप्रोप्रिएट, क्योंकि हमें पता है उसकी नेचर ऐसी है कि जब मशीन्स नहीं होती हैं तो बेनिफिट ज़्यादा दे रही होती हैं, जैसे जैसे पुरानी होती जाती हैं तो उनके बेनिफिट देने की जो कैपेसिटी एबिलिटी है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो इसका मतलब है कि शुरू में डेप्रिसिएशन ज़्यादा होगी और बाद में कम होगी। सो उसके लिए हम मेथड क्या ले लेते हैं, रिड्यूसिंग या सम ऑफ डिजिट ले लेते हैं। ठीक, जैसे कुछ प्लांट ऐसे हैं जनाब, उनकी लाइफ क्या है जनाब कि जितने यूनिट्स आप बनाते जाएंगे, अगर आप बना ही नहीं रहे, बंद पड़ा, उसको कोई मसला ही नहीं। इसका मतलब है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन अ मंथ, तो यूनिट मेथड आ जाएगा। जैसे गाड़ी का इंजन है, तो अगर गाड़ी गैरेज में ही खड़ी रहती है तो चाहे 3 साल खड़ी रहे, उसको तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक, इसका मतलब है कि जनाब ये स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग बैलेंस हमें समझ नहीं आ रहा कि ये तो पैटर्न को रिफ्लेक्ट नहीं करता, तो फिर क्या करें? तो जनाब आप नंबर ऑफ किलोमीटर्स ट्रेवल एक गिवन मंथ में या साल में कितने हैं उस हिसाब से कर लें। तो अब हमने क्या किया, क्या कर रहे हैं हम एलोकेशन के लिए, हम देख रहे हैं कि व्हाट इज द बेस्ट सुटेबल बेसिस, और वो हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, हम ये देखते हैं कि जिस एसेट की हमने डेप्रिसिएशन लेनी है उसकी बेनिफिट देने का पैटर्न क्या है, और हमारा डेप्रिसिएशन मेथड जो है वो उस पैटर्न को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। दैट इज द एलोकेशन, कि एलोकेशन कैसे करना। फिर उसके बाद डेप्रिसिएबल अमाउंट, और हमने कहा जी ये क्या होती है, पता चला जी ये कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एन एसेट। ठीक, तो रेजिडुअल वैल्यू क्या है, तो हमने कहा जी ये वो वैल्यू है जो मैनेजमेंट का एस्टिमेट है कि जब एसेट हम पूरी तरह मुकम्मल तौर पर निचोड़ लेंगे तो तब भी ये इतने का बिक जाएगा, जब हम इसको मुकम्मल तौर पर यूज कर लेंगे तब भी ये स्क्रैप में इतने का जरूर बिक जाएगा। ठीक, तो उसको हम क्या कह रहे होते हैं, ये रेजिडुअल वैल्यू है। या हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि जी 5 साल बाद रिप्लेसमेंट है, अभी एसेट शायद हमारा पूरी तरह हमने कंज्यूम ना किया हो, लेकिन हमारे हिसाब से वो दैट इज कम्स टू एन एंड। जैसे हम देखते हैं जर्मन यूरोप में और जापानीज जो है वो अपने प्लांट जो है 5 से 6 साल यूज़ करते हैं, उसके बाद वो बेच देते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को। वो पहले मलेशिया में आते हैं, फिर मलेशिया से वो जब उसको यूज़ कर लेते हैं तो फिर पाकिस्तान आ जाए। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। तो प्लांट ओवरऑल जब उसको देखते हैं तो पता चलता है कि वो 50 के साल चला है, ठीक, लेकिन मुख्तलिफ कंट्रीज़ में चला, ठीक, और हमारे यहाँ आके वो उसके बाद वो लो है उसको, फिर हम उसको छोड़ते ही नहीं तब तक कि जब तक वो बेचारा के माफ़ कर दो यार, मैंने आ गया मैं ताटे बोल। ठीक, सो रेजिडुअल वैल्यू इज नॉर्मली इट कैन वेरी, लेकिन नॉर्मली हम ये कहते हैं कि इट इज़ द वैल्यू विच द मैनेजमेंट थिंक दैट दे कैन फेच आउट फ्रॉम द सेल ऑफ एन एसेट एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, तो उसको हम कहते हैं ये रेजिडुअल वैल्यू। ठीक, एंड इट इज़ एन एस्टिमेट। ठीक, फिर हमने कहा जनाब यूजफुल लाइफ, वंस अगेन वेरी सिंपल, जो हम शुरू में बात कर रहे हैं, कितनी देर हमें एसेट बेनिफिट देगा, इसकी बेसिस भी डिफरेंट ही है। जैसे मैं अभी एलोकेशन में बता रहा था, ये नंबर ऑफ ईयर्स भी हो सकते हैं, ये नंबर ऑफ यूनिट्स भी हो सकती है। यूजफुल लाइफ कैन बी इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, इन टर्म्स ऑफ ईयर्स, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ शिफ्ट्स, इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर ट्रेवल, इन टर्म ऑफ एरोनॉटिकल, जहाज का क्या होता है, एरोनॉटिकल माइल्स होते हैं, नॉटिकल माइल्स, नॉटिकल माइल, जो भी आप एसेट यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह भी, जैसे आपका मोबाइल है तो उसको हम कैसे डेप्रिसिएट करेंगे, नंबर ऑफ आवर्स यूज ठीक है ना, और नंबर ऑफ आवर्स में वो कौन से वाले जिसमें आपने काम से लगाई रखा है उसको, ठीक, टेक्स्ट ज़्यादा हो रहा है इसको, तो फिर कितनी दफ़ा अंगूठा ना पिया। अच्छा ले जनाब, सो कॉस्ट मॉडल में कैरिंग वैल्यू किसके बराबर है, कॉस्ट माइनस अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन। फिर जनाब इस पे दूसरी बात है इम्पेयरमेंट लॉस। अब चूंकि हम 36 भी पढ़ चुके हैं, तो पहले हमने जब ये स्टैंडर्ड पढ़े थे तो उस वक्त हमने 36 नहीं पढ़ा हुआ था, आज हमने वो भी पढ़ा हुआ। तो नाउ वी कैन मेक अ सेंस हियर, माइनस अकामुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस। सो व्हाट इज एन इम्पेयरमेंट लॉस, तो आपने कहा जी ये IAS 36 इसको डील करता है, और ये हमें बताता है कि इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो क्या है, कहता है व्हेन द कैरिंग वैल्यू ऑफ एन एसेट एक्सीड्स इट्स रिकवरेबल वैल्यू। तो जितने से एक्सीड कर जाए, जितने से ज्यादा हो जाए वो लॉस, ठीक। और रिकवरेबल वैल्यू के बारे में हमने कहा जी क्या है, तो हमने कहा जी इट इज द हायर ऑफ फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल एंड वैल्यू इन यूज।
वैल्यू इन यूज हमने कहा जी क्या होती है, हमने कहा जी इट्स अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज एसोसिएटेड विद द एसेट इंक्लूडिंग इट्स अल्टीमेट रेजिडुअल वैल्यू। तो ये क्या जी, ये वैल्यू इन यूज है। अगर आप फ्यूचर कैश फ्लोज जो है एसेट के उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें तो वो क्या है, वो वैल्यू इन यूज। सो विच एवर हायर इज द रिकवरेबल वैल्यू, और अगर ये एक्सीड कर जाए कैरिंग वैल्यू रिकवरेबल वैल्यू से तो हम कहते हैं जी क्या हो गया, इम्पेयरमेंट लॉस। तो यहाँ पर भी एक एग्जांपल कराई जा सकती है, कोई वीक इवेंट था नथीरा लिया जा सकता, ठीक, लेकिन सादा सी बात है, कैरिंग वैल्यू एक्सीड्स द रिकवरेबल वैल्यू, ठीक। अब जनाब इसके अंदर जो पेपर में खास बात आती है वो आप देखें, वो होती है चेंज इन एस्टिमेट, ठीक। ये जो आपके पास एलोकेशन, रेजिडुअल वैल्यू, यूजफुल लाइफ, ये तीन अकाउंटिंग एस्टिमेट। IAS 16 ये कहता है कि हर ईयर एंड पे क्या करना है आपने, कहता जी आपने ये करना है कि मैनेजमेंट को चाहिए कि वो इन तमाम एस्टिमेट्स को रिव्यू करें और देखें कि क्या इन्हें चेंज करने की ज़रूरत तो नहीं है। चूँकि एक साल गुजर गया, अब आपके पास बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन आ गई है जो एक साल पहले नहीं थी आपके पास। अब आप देखें इन द लाइट ऑफ द न्यू इंफॉर्मेशन क्या हमें हमारे एस्टिमेशन जो है उनको चेंज करने की ज़रूरत है या कि नहीं। इन अदर वर्ड्स क्या वो स्टिल वैलिड है, हो सकता है कि नई इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आपके एस्टिमेट जो है वो रेलेवेंट ना रहे, आपको चेंज करने की जरूरत पड़ जाए। सो इट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द IAS 16 दैट एट एवरी ईयर एंड मैनेजमेंट क्या करेगी, इन एस्टिमेट्स को रिव्यू करेगी, ठीक। और अगर इनको उनको लगता है कि जनाब इनको चेंज होना चाहिए तो इनको क्या कर देना हमने, चेंज, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। और ये पेपर में जरूर होगा। क्या करना है हमने इसको, तो हमने कहा जी इसको हमने करना है अकाउंट फॉर प्रोस्पेक्टिवली। प्रोस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, इट विल अफेक्ट द करंट एंड द फॉलोइंग ईयर्स, ठीक। जैसे हम कहते हैं जनाब कि हमें एक एसेट परचेज किया 1 लाख रुपए का, 5 साल उसकी यूजफुल लाइफ है, 0 रेजिडुअल वैल्यू के साथ उसकी डेप्रिसिएशन बनती है 20,000 स्ट्रेट लाइन में। 2 साल बाद फॉर एग्जांपल इन दिस थर्ड ईयर हमें लगता है जनाब के एसेट की यूजफुल लाइफ जो थी ना वो टोटल 8 साल थी, ठीक। तो 8 साल थी जनाब, तो अब क्या करें, तीसरे साल में डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, तो हम कहते हैं जनाब कैरिंग वैल्यू ऑफ द एसेट एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर वो कितनी है, 60 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। रिमेनिंग कितनी है, 6। 8 साल हमने कहा जी 5 साल था इसकी लाइफ, 8 है तो 2 गुजर गई हुई है, बाकी कितनी बच गई, 6। सो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। अब आपने पेपर में बड़े एहतियात से देखना है कि एग्जामिनर सम टाइम आपको टोटल लाइफ बताएगा जिसमें से आपने गुजरी हुई जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, सम टाइम वो आपको स्ट्रेट अवे रिमेनिंग यूजफुल लाइफ बता देगा। अब आपने ये नहीं करना कि ऐसी रटा ऐसी तो माइनस करना ही करना, तू 10 दी रिमेनिंग तसी की करी ऐसी तो माइनस करना। तो ये वो पढ़ते हुए आपने कॉम्प्रीहेंड करना है कि माइनस करनी है यहाँ के नहीं करनी, क्योंकि स्ट्रेट अवे आपको रिमेनिंग यूजफुल लाइफ दे दी है तो आपने उसी को डिनोमिनेटर में यूज कर लेना। और इसका मतलब है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ दैट ईयर जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक। इसके बाद जनाब हमारे पास दूसरा मॉडल है और वो कौन सा है जी, दैट इज रीवैल्यूएशन मॉडल। तो ये कहाँ पे आ जाएगा, इधर ले आए इसको। जब आपको रिवीजन कराऊंगा ना तो मुझे कोई 3-4 लड़के चाहिए वॉलंटियर्स। मैं इधर ये माइंड मैप्स बनाऊंगा, मुझे सॉफ्ट कॉपीज में चाहिए। सॉफ्ट कॉपी सर मैं बना दूंगा उसको बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं बोर्ड पे बनाऊं, बना देगा सर ये, ठीक है। हार्ड में बना दूंगा, इसको दे दूंगा शॉप को नहीं करने का। उसके बाद जो है ना वो हम मैं कर दूंगा सर, मुझे आता है। स्टैंडर्ड जो है वो माइंड मैप बन जाएगा स्टैंडर्ड। ठीक है सर, इसका मतलब आप उसको देखें पूरा स्टैंडर्ड रिवाइज। बस ये इसी तो नहीं डालना उसमें। हाँ जैसे जैसे अभी तो मैं उस तरह नहीं बना रहा, लेकिन जब मैं उस वक्त बनाऊंगा फिर मैं तुम्हें बताता जाऊंगा कि इसको किस तरह से ब्रांच कहाँ से कहाँ निकालना, ठीक है। चलो डन, एवरेनेडे गवाह बैठे हैं। मैं तो सच्ची मैं करी ले जनाब, इसके बाद ये हमारे पास है रीवैल्यूएशन मॉडल। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में दूसरा मॉडल है हमारे पास रीवैल्यूएशन मॉडल।
रीवैल्यूएशन मॉडल के बारे में हमें IAS 16 ये कहता है कि जनाब अगर एंटिटी के जो एसेट्स है उसकी फेयर वैल्यू जो है वो सब्सटेंशियली डिफरेंट हो गई है उसकी कैरिंग वैल्यू से, और इतना फर्क आ गया है कि ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपीयर्स टू बी डिस्टॉर्ट, लग रहा है कि ठीक नहीं है क्योंकि उनकी कैरिंग वैल्यूज और फेयर वैल्यूज में बड़ा फर्क आ गया। तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि एंटिटी मे ऑप्ट फॉर द रीवैल्यूएशन मॉडल, आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको ऑप्ट करने के लिए आपको हम बता दें कि वंस यू ऑप्टेड फिर रेगुलरली रीवैल्यूएशंस करनी है, और नॉर्मली स्टैंडर्ड रेकमेंड करता है 3 इयर्स पीरियड गैप, और अगर आपके एसेट्स की वैल्यूज जो है वो बड़ी वोलाटाइल हैं, हर साल बदल रही हैं, तो फिर एवरी ईयर एक। दूसरी वो कहता है कि जनाब आप जब रीवैल्यूएशन करेंगे तो क्लास ऑफ द एसेट जो है वो पूरी की पूरी रीवैल्यू होगी। ये नहीं होगा कि आप लैंड रीवैल्यू कर रहे हैं तो 2-3 प्लॉट जो है आपके वो आपने रीवैल्यू कर लिए हैं, बाकी आप नहीं कर रहे, ऐसे नहीं होगा। सो मीन्स द होल क्लास ऑफ द एसेट शुड बी रीवैल्यूड, ये रिक्वायरमेंट है IAS 16 की। इसको हम कहते हैं चेरी पिकिंग नहीं होनी चाहिए, ये क्रिएटिव अकाउंटिंग में यूज नहीं होना चाहिए। अब अगर हमने आपको ऑप्शन दे दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस हकदार की तरह जो है उसका गलत इस्तेमाल करें। इसको आपने स्टेक होल्डर को डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव करने के लिए हम आपको कह रहे हैं, उनको धोखा देने के लिए नहीं आप इसको यूज कर सकते। सो चेरी पिकिंग इज नॉट अलाउड, सारे के सारे एसेट्स आप रीवैल्यू करेंगे, ठीक ले जाना। फिर इसके बाद स्टैंडर्ड ये कहते हैं अब आपने अगर रीवैल्यूएशन करनी है तो फिर सबसे पहले हमें इसके बारे में क्या पता होना चाहिए कि हाउ टू इनकॉर्पोरेट रीवैल्यूएशन की अकाउंटिंग क्या होगी, किस तरह से हम इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे, ठीक। तो हमने जनाब आप सबको याद होगी एंट्री, सबसे पहले एंट्री क्या है, तो स्टैंडर्ड ने बताया कि अगर आप नॉन डेप्रिसिएटिंग एसेट को रीवैल्यू कर रहे हैं तो बड़ी सादा सी एंट्री है। तो हमने कहा जी जैसे लैंड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट, लैंड अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। और अगर आप एक डेप्रिसिएटिंग एसेट को कर रहे हैं तो फिर आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड ने कहा जी सबसे पहले आपने उसकी डेप्रिसिएशन 0 कर देनी, तो अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, ठीक, टू रीवैल्यूएशन रिजर्व, डबल इकट्ठी कर दूं ना एंट्री। तो हमने कहा रीवैल्यूएशन रिजर्व कितने से क्रेडिट करना है, हमने डिफरेंस ऑफ द फेयर वैल्यू एंड द कैरिंग वैल्यू, फेयर वैल्यू माइनस कैरिंग वैल्यू, ठीक हो गया। और इन दोनों अमाउंट्स का जो डिफरेंस है वो हमने कहा जी एसेट अकाउंट जिसको आप रीवैल्यू कर रहे हैं उसका जो कॉस्ट अकाउंट है वो इससे यहाँ तो डेबिट हो जाएगा यहाँ क्रेडिट हो जाएगा, ठीक। एसेट अकाउंट डेबिट और क्रेडिट, उसका जो कॉस्ट अकाउंट। अदरवाइज हमने कहा जनाब बड़ी सादा सी एंट्री है, पहले एंट्री बनती है अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन टू एसेट, तो एसेट अपनी कैरिंग वैल्यू पे आ जाएगा, फिर कैरिंग वैल्यू उसको उठा के आपने फेयर वैल्यू पे लेके जाना है, तो एसेट अकाउंट डेबिट रीवैल्यूएशन रिजर्व। वैसे इसकी 2 एंट्रीज बनती हैं, लेकिन हमने कहा जनाब इसको हम ऐसे भी करते रहे क्लास में और ज़्यादा हम इसी मेथड को लेके चलते रहे। तो ये अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट बैलेंसिंग फिगर है, या डेबिट है या क्रेडिट है, और रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट। ले जाओ ये तो होगी हमारी रीवैल्यूएशन। फिर हमने कहा जनाब कि वंस एन एसेट रीवैल्यूड तो उसकी डेप्रिसिएशन जो है वो चेंज हो जाती है, दैट इज रीवैल्यूड अमाउंट डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, ठीक। सो डेप्रिसिएशन ऑफ अ रीवैल्यूड एसेट, डेप्रिसिएशन ऑफ अ रीवैल्यूड एसेट कैसे आएगी जनाब, तो हमने कहा जी रीवैल्यूड अमाउंट डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। अब जब हमने ये किया तो फिर हमें याद आया जनाब एक और चीज़, वो क्या थी, तो हमने कहा जनाब जब आप इस तरह करते हैं तो क्या होता है, रियलाइजेशन ऑफ रीवैल्यूएशन रिजर्व। तो रियलाइजेशन ऑफ रीवैल्यूएशन रिजर्व जो है रियलाइजेशन ऑफ रीवैल्यूएशन रिजर्व। तो हमने कहा जनाब ये जो रीवैल्यूएशन रिजर्व है इसके बारे में हमने कहा ये एक अनरियलाइज्ड गेन, नोशनल गेन है, और ये कब रियलाइज होता है, तो हमने कहा जी 2 सूरतों में, जब आप एसेट को बेच दें या एक डेप्रिसिएटिंग एसेट को
अगर आप रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे यूज़ करते हैं तो उसकी जो एक्सेस डेप्रिसिएशन आ रही है ड्यू टू द रीवैल्यूएशन वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है रियलाइजेशन ऑफ रीवैल्यूएशन रिजर्व के। तो हमने कहा इन एनी केस एंट्री हमारी क्या होगी, तो हमने कहा जी रीवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट टू रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। तो हमने कहा जी ये हमारे पास एक एंट्री है, अगर एसेट बिक जाए तो जितना भी बैलेंस पड़ा है रीवैल्यूएशन रिजर्व पे उस एसेट का वो सारे का सारा एट वंस रियलाइज हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक डेप्रिसिएटिंग एसेट को जब हर साल डेप्रिसिएट करते हैं तो हमने देखा जनाब के डेप्रिसिएशन जब हम रीवैल्यूएशन की ले रहे होते हैं तो वो पुरानी डेप्रिसिएशन से ज्यादा होती है, बाय डिफॉल्ट ज्यादा होगी, क्योंकि आप एक ऐसे एसेट को रीवैल्यू करते हैं जी जो कि प्रीवियसली क्या है, जिस पे लॉस है, तो फिर और एक ऐसा एसेट जो कि ऑलरेडी जिस पे रीवैल्यूएशन रिजर्व और उसकी वैल्यू कम हो जाए। ठीक, तो क्या करना है हमने जनाब, सबसे पहले तो हमने कहा जी अगर एक एसेट जिस पे प्रीवियसली गेन है और उस पे लॉस आ जाए, इम्पेयरमेंट लॉस, तो आपने एंट्री क्या करनी है, तो हमने कहा जी रीवैल्यूएशन रिजर्व को डेबिट करना अप टू द एक्सटेंट ऑफ द बैलेंस इन द रीवैल्यूएशन रिजर्व, यानी कि जीरो होने तक। और अगर जीरो हो जाए तो फिर हम कहें फिर बाकी का लॉस आप किसको चार्ज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को। ठीक, तो एक एंट्री हमारी क्या बनती है कि जनाब रीवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट टू एसेट अकाउंट क्रेडिट। अब अगर तो लॉस रीवैल्यूएशन रिजर्व में जो बैलेंस है फॉर एग्जांपल 50 पड़ा और एसेट पे लॉस 40 है, तो इसका मतलब दैट्स इट, खत्म होगी स्टोरी। लेकिन अगर लॉस 50 से बढ़ जाए तो हम मैक्सिमम डेबिट जो दे सकते हैं रीवैल्यूएशन रिजर्व को वो 50 का है, तो ओवर एंड अबव डेबिट किधर चला जाएगा, इट इज विल बी इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, अगर लॉस उससे भी बढ़ जाए। फिर हम कहते हैं जी अगर आप एक ऐसे एसेट की बात कर रहे हैं कि उसकी वैल्यू में इंक्रीज आ गया है जिस पर प्रीवियसली आपके पास क्या था, लॉस, जो कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज किया था, तो अब आप क्या करेंगे, तो हम कहते हैं अब हम उसको क्या करेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ पर जो आपने याद रखना है, हो सकता है ये भी पेपर में हो, ठीक, तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आपने याद रखना है क्रेडिट, वो कितना होगा, हमने कहा था वो क्रेडिट के ऊपर अपर लिमिट है क्या, कि जो एसेट की कैरिंग वैल्यू होती, ठीक, अगर उस पर प्रीवियसली लॉस ना आया उससे ऊपर नहीं लेके जाना आपने। ठीक, यहाँ पर जो क्रेडिट होगा इट विल बी कैप किसके ऊपर क्या है, तो हमने कहा जो एसेट की वैल्यू, जैसे एग्जांपल कर लेते, ठीक, तो हम कहते हैं जनाब हमारे पास एक एसेट है जी जिसकी कॉस्ट है 100 रुपए, ठीक, आपने 0 ईयर में खरीदा 100, इसकी यूजफुल लाइफ है 5 साल 5 years, ठीक हो गया। स्ट्रेट लाइन मेथड और जीरो रेजिडुअल वैल्यू के साथ जब हम ईयर 1 पे आते हैं तो इसकी कॉस्ट तो 100 ही है, इसकी अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी हो जाएगी, तो हम कहते हैं 20, सो इट इज 80, ठीक हो गया। दूसरे साल में आते हैं 100 40, हम कहते हैं दूसरे साल के एंड पे इस एसेट पे लॉस आ गया, फॉर एग्जांपल 30 का लॉस आ गया, यानी कि इसकी कैरिंग वैल्यू जो है वो 30 है और रिकवरेबल वैल्यू जो है वो 30 है और कैरिंग वैल्यू क्या है 60, इसका मतलब 30 का लॉस आ गया। अब ये एसेट प्रीवियसली रीवैल्यूड नहीं है, सो सारे का सारा लॉस किसको चार्ज होने जा रहा है, P&L। इसका मतलब हम यहाँ पे लिखते हैं इम्पेयरमेंट लॉस 30, तो अब इसकी वैल्यू कितनी है 30। अब इधर हमने सारा कुछ जीरो कर दिया होगा, अब इसकी वैल्यूएशन कितने पे आ रही है 30 पे। अब इसे डेप्रिसिएट किस पे होना है, तीसरे साल रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे, 30 डिवाइडेड बाय 3, ऐसे ही है। अब इसकी डेप्रिसिएशन कितनी आएगी 10, यहाँ पे क्या आ जाएगा 20, अगले साल जनाब 30 20। अब हम कहते हैं 4th ईयर के एंड पे इसकी वैल्यू इंक्रीज कर गई, रीवैल्यूएशन मॉडल में हम इसको ले गए और हम इसका इंक्रीज रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं इसकी वैल्यू जो है एट द एंड ऑफ द 4th ईयर इसकी वैल्यू आती है 35, ठीक। अब इसका मतलब है, अब अगर आप इसकी कैरिंग वैल्यू देखें कितनी आ रही है 10, अब अगर इसकी
इसको मैं 35 पे लेके जाना चाहूँ तो मैं एसेट को कितने से डेबिट करूंगा? 25। तो पी एंड एल को कितना क्रेडिट करें? तो कहते 30 से। स्टैंडर्ड कहते नहीं, 30 से नहीं क्रेडिट होगा। अरे मैंने उस वक्त भी बड़ा आपको खास तौर पे ये बात समझाई, जी तारी शक्ल देख के मैंने अंदाजा हो रहा है कि निकल गई है। ठीक है जेन में कितने से क्रेडिट होना है? तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि आप इसको मैक्सिमम पी एंड एल का जो क्रेडिट जाएगा वो अप टू द कैरिंग वैल्यू ऑफ द एसेट है। अगर इस पर लॉस ना आता थर्ड सेकंड ईयर में तो फोर्थ ईयर के एंड पे इसकी कैरिंग वैल्यू क्या होती? तो हम कहते हैं 20 होती। मैक्सिमम क्रेडिट कितना जा सकता है पी एंड एल के अंदर? 10। बाकी कितना जाएगा? 15 का रिवेशन रिजर्व में चला जाएगा। समझ आई बात? देखें एक बार आप देखें यहां पर अगर आपको याद हो तो जैसे रिवैल्यूएशन रिजर्व रियलाइज हो रहा होता है इसी तरह लॉस भी रियलाइज हो रहा होता है। अब देखें पहले, इससे पहले आप डेप्रिसिएशन कितनी ले रहे थे? 20। इसके बाद से आपने डेप्रिसिएशन कर दिया 10। इसका मतलब 10 से कम है। इसका मतलब जो लॉस लिया उसमें 10 रियलाइज हो गए, 10 एक और रियलाइज हो गया, बाकी कितना बचा हुआ है लॉस? तो मैक्सिमम डेबिट कितना जाएगा? 10। जैसे रिवैल्यूएशन रिजर्व का होता है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट। रिवैल्यूएशन रिजर्व भी रियलाइज हो रहा होता है ना, इसी तरह लॉस भी रियलाइज हो रहा होता है, लेकिन हम उसकी एंट्री क्यों नहीं कर रहे होते? क्योंकि वो ऑटोमेटिकली हो रही होती है ड्यू टू द रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन। पहले 20 आ रही थी हर साल, अब कितनी आ रही है? 10। इसका मतलब है तीसरे साल आपने 10 डेप्रिसिएशन जब ली तो आनी 20 थी, पी एंड एल कितने से कम हुआ? 10 से। इसका मतलब 10 का एक्चुअली इंक्रीज आ गया। फिर अगले साल और आपने 10 से ली, 10 का और इंक्रीज है, तो लॉस कितना रह गया हुआ जो आपने चार्ज किए थे? 10। तो मैक्सिमम क्रेडिट कितना जा सकता है? 10 का। ओवर एंड अबव किसको जाएगा? रिवैल्यूएशन रिजर्व। हाँ तो टाइम है, कहते 12 की देख रहे थे बार बार है। ठीक हो गया। 3 मिनट कब रह गए हैं? 10 मिनट रहते हैं। कहाँ पर होंगी ये सारी बातें? एडजस्टमेंट में होंगी। आपने हमें जो बताना है वो एक पेज पे ये सब कुछ इकट्ठा करके हमें बता देना जी ये हुआ। ठीक ले अब देखिए बड़ा सादा सा तरीका है। अगर आप अपने होशो ख्वास जो है वो कायम दायम रख के इसको बनाएं तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं है जितनी आप बना लेते हैं। ठीक, शेड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट। अब आप देखें क्या करना है जी हमने। अब आपका सबसे पहले क्वेश्चन जो डिसीजन आपने लेना है वो आपने लेना है कि लेआउट मैंने क्या बनाना है इसका। अब वो वहां पर होता है कि क्वेश्चन का डाटा किस तरह से गिवन, ठीक, किस तरह से आपके पास डाटा गिवन। लेकिन मैं हमेशा जो रिकमेंड करता हूँ जिस तरह मर्जी हो, आपने कॉलम में जो इंडिविजुअल एसेट्स हैं वो ले लो। एक्सेल दी शीट जेन चलाया, ठीक। तो पहला कॉलम है हमारे पास फॉर एग्जांपल लैंड, मेक इट लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड फिक्सचर। ठीक हो गया। मैक्सिमम 3 होते हैं, 4 कर ले, 4 कर लिए। सही हो गया जी। अब सबसे पहले होता है IAS 16 का डिस्क्लोजर। अगर आप इंग्लिश में कभी पढ़े तो वो कहता है जनाब आपने हमें रिकंसिलेशन देनी है किसकी, कॉस्ट की और वैल्यूएशन। रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट और वैल्यूएशन का मतलब ये होता है कि आपने बताना है कि अकाउंटिंग ईयर के शुरू में जो आपके पास इंडिविजुअल एसेट्स थे उनकी कॉस्ट या वैल्यूएशन क्या थी और अकाउंटिंग ईयर के एंड में क्या है, इसमें मूवमेंट क्या आई है, एडिशन, डिलीशन, रीवैल्यूएशंस कितनी आई। ठीक हो गया। इसका मतलब है यहाँ पर सबसे पहले आप हेडिंग देंगे कॉस्ट ऑब्लिक वैल्यूएशन। वैल्यूएशन रेफर्स टू रीवैल्यूएशन मॉडल, क्योंकि आप दोनों मॉडल चल रहे हैं, यहाँ कॉस्ट मॉडल चल रहा है, यहाँ रीवैल्यूएशन मॉडल चल रहा है। तो कॉस्ट ऑब्लिक वैल्यूएशन से मुराद ये है कि दोनों मॉडल्स के रेफरेंस। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। अब आप गौर करें, अकाउंटेंट बन के सोचें तो मैंने 4 अकाउंट बना लिए और अब उनके ओपनिंग बैलेंसेस लिखने लगा हूँ।
गोइंग टू राइट देयर ओपनिंग बैलेंसेस। यहाँ पे मैं सबके बैलेंसेस लिखता हूँ। अब हो सकता है सारे बैलेंसेस गिवन हो सकता है ना हो, एक आधा ना हो, आपको रिवर्स कैलकुलेशंस करनी पड़ जाए, तो इसके लिए तैयार रहिएगा। हो सकता है ना ये आपके पास मैं क्लोजिंग बैलेंस से आपको रोल बैक करा दूं, ये भी तो हो सकता है। ठीक, तो कुछ भी हो सकता है, पेपर में भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा ये ऐसे ही। सही हो गया। फिर इसके बाद इसमें मूवमेंट्स क्या आएंगे? नंबर 1 मूवमेंट है एडिशंस। ड्यूरिंग द ईयर जो आपने नए एसेट परचेज किए, एडिशंस। ठीक, दूसरी इसमें है डिस्पोजल्स, जो आपने बेच दिए। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि एडिशंस जमा होंगे और डिस्पोजल माइनस होंगे, तो आपको पता है। ठीक है। तीसरी मूवमेंट है रीवैल्यूएशन। तीसरी है जी रीवैल्यूएशन। ठीक हो गया। 3 मूवमेंट आपने कैप्चर करनी है कॉस्ट की मूवमेंट के अंदर, एडिशंस, डिलीशंस एंड रीवैल्यूएशन। अब रीवैल्यूएशन इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, ये इनमें रखिएगा। ठीक हो गया ना। अच्छा, अब इधर क्या आ जाएगा जी? एट द एंड। अब अगर आप गौर करें तो ये टी अकाउंट को मैंने सिंपली स्टेटमेंट फॉर्म में बना दिया। ठीक हो गया। अब आप यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे accumulated depreciation। accumulated depreciation। फिर उसी तरह जनाब at the start, बिल्कुल उसी तरह ये बैलेंस गिवन भी हो सकते हैं, आपको कैलकुलेट भी करने पड़ सकते हैं, वो तो क्वेश्चन की नेचर पे है, लेकिन ये आना इधर ही है। हो सकता है आपको यहाँ पे लिखना पड़ जाए वर्किंग नंबर 5, भी हो सकता है ना, कहीं वर्किंग में से निकले भाई, हमें क्वेश्चन में तो दिए नहीं थे हुए, तो वो निकालने पड़ गए हमें, तो आएंगे यहीं पे जैसे भी निकले यहीं पे एट द स्टार्ट। अब इसमें मूवमेंट क्या है? सबसे पहले जी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, जो ड्यूरिंग द ईयर आपने डेप्रिसिएशन फॉर द, अब ये एक लंबी वर्किंग हो सकती है, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। ठीक, फिर डिस्पोजल्स, आपको याद है ना, डिस्पोजल पे जो एसेट है उनकी अकाउमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। फिर रीवैल्यूएशंस, रीवैल्यूएशन में करते नहीं, अकाउमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो ये 3 मूवमेंट आ गई बस। अब ये सारी चीजें बनाने के लिए हो सकता है आपको कुछ 6 वर्किंग्स करनी पड़ गई, वो अब आप जैसे मर्जी करें, सर ऊपर करके करें या सर नीचे करके करें, वो आपने इधर नहीं करनी, उसके लिए आपको दूसरे पेज पे जाना। ठीक हो गया। सो हो सकता है आपको यहाँ पर मे बी 4 और 5 वर्किंग्स, ये पूरा नोट फिल अप करने के लिए आपको 4 से 5 वर्किंग करनी पड़ेगी। ठीक, फिर इसके साथ हो सकता है मैं आपको ये भी कह दूं कि मूवमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन रिजर्व भी बना दें, ये हो सकता है, मेरा तो ये हो गया है। ठीक है, हो सकता है ये भी आ जाए। तो मूवमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन रिजर्व आपने ध्यान में रखनी है कि शायद साथ इसी के आ जाए। ठीक, इधर आ जाएगा जनाब एट द एंड। अब आपके पास अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस आ गया। फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कैरिंग वैल्यू। ये कैसे निकलेगी? एट द एंड कॉस्ट माइनस एट द एंड अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन, सो इट विल बी कैरिंग वैल्यू, और ये चारों की आ गई। ठीक हो गया। ये हमारे पास है जी नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इसके साथ जो वर्किंग्स है वो आपको ज़हन में रखनी है, वो आपने ट्रैक करनी है, ट्रेस करनी है, कॉमन सेंस लगानी है, रोल फॉरवर्ड, रोल बैक, कैलकुलेशंस, वो सारी इसके साथ। ठीक, 16 से 17 नंबर का सवाल है, मैं आपको बता देता हूँ। अब आप हिसाब लगा सकते हैं कि बैंक तो देख जी सर 20% वो यही है इसके अंदर। एक सवाल इनकम एंड एक्सपेंडिचर के, चले आपको मैं ये भी बता देता हूँ। एक सवाल कैश फ्लो कर, 3 टॉपिक में तो कल भी दसते सर, 3 टॉपिक मेन सवाल, इसके अलावा जो है वो मैं MCQ और ऑब्जेक्टिव टाइप वो इधर उधर से मेन 3 सवाल है इसके अंदर। आपकी स्पीड टेस्ट होनी,
स्पीड कितनी तेज है आपकी, कितनी जल्दी आप अटेम्प्ट करते हैं। 2 आपकी कॉमन सेंस एवेलुएट करनी मैंने, कितना सक्सेसफुली आप एक अनसीन क्वेश्चन को टैकल करते हैं। ठीक। तीसरा आपकी प्रेजेंटेशन है, कितना आप गंद मारते हैं। 3 चीजें जी। आप होंगे ना टेस्ट में? मैं यही बैठा हूँ, चलें सर आप मैंने बताना कुछ नहीं है। हाँ मैंने डांटना जरूर है अगर किसी ने मुंडी हिलाई या इधर उधर कुछ किया। ये कल हो टेस्ट ही नहीं कर सकता जोड़ा ये सर जी सही है। और क्या टेस्ट कैसे जो बात करते हैं नहीं मैं नहीं देखना, टेस्ट नहीं मैं वो सर शकीलता ही देखते रहते नहीं मैं नहीं देखना। आंदा भी हाँ मुझे पता है, नहीं वो नहीं देखता मैं इधर ही मैं बस आपको मॉनिटर करना है कि आप एक दूसरे के साथ बात ना करें, नहीं चलेगा सर, नहीं करते सुबह पूरी ईमानदारी पूरी ईमानदारी हैं।